नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल दिसंबर में हो सकता है। इसमें 12 से ज्यादा नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री को मिलाकर कैबिनेट में कुल 30 सदस्य हैं, जबकि 4 पद रिक्त हैं और उन 4 पदों के साथ नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को बदला जा सकता है। कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। हटने वाले मंत्रियों में बुंदेलखंड से 2, मालवा निमाड़, ग्वालियर चंबल, विंध्य से एक मंत्री शामिल हो सकता है। अगर मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण की बात करें तो शिवराज कैबिनेट में 30 में से इस समय 10 मंत्री क्षत्रिय हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया, गोविंद सिंह राजपूत, अरविंद सिंह भदौरिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, यशोधरा राजे सिंधिया, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, उषा ठाकुर, इंदर सिंह परमार और ओपीएस भदौरिया। वहीं कैबिनेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलाकर 8 सदस्य भूपेंद्र सिंह, कमल पटेल, मोहन यादव, भारत सिंह कुशवाहा, रामकिशोर कांवरे, ब्रजेंद्र सिंह यादव और सुरेश धाकड़ ओबीसी चेहरे हैं मंत्रिमंडल के, जबकि 3 एससी और 4 एसटी मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। वहीं एससी में जगदीश देवड़ा, तुलसी सिलावट और प्रभुराम चौधरी हैं और एसटी में विजय शाह, बिसाहुलाल सिंह और मीना सिंह और प्रेम सिंह शामिल हैं। तो बड़ा फेरबदल की तैयारी है शिवराज सरकार में। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, आधार क्या होगा? खासतौर से चूंकि बहुत ज्यादा जब चुनाव दूर ना हो उससे पहले जब फेरबदल होता है तो कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। जातिगत समीकरण साधने की भी कहा जाता है कि कोशिश होती है, और जो नाराज जिन मंत्रियों से नाराज है जनता, उस नाराजगी को भी खत्म करने की कोशिश होती है। क्या आधार? देखिए प्रशांत, जातीय असंतुलन से ज्यादा सरकार को चिंता इस बात को लेकर है कि क्षेत्रीय संतुलन को कैसे साधा जा सके, क्योंकि जब 2020 में सरकार बनी, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तब सिंधिया खेमे के जो चेहरे थे उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई। जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे उनको जगह दी गई और उसी की वजह से क्षेत्रीय असंतुलन जो है कैबिनेट में पैदा हो गया। विंध्य इलाके में सबसे ज़्यादा नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि विंध्य से एक राम खिलावन पटेल के अलावा दूसरा कोई चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सका, जबकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को विंध्य इलाके से निकलकर आई थी। इसी तरीके के हालात महाकौशल क्षेत्र से भी निकलकर आई, वहां पर भी जो है मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई और इस बात की नाराजगी वहां के नेताओं में दिखाई भी देती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी रही कि जबलपुर और रीवा में महापौर जो है वो कांग्रेस का चेहरा चुना गया। तो अब इन 2 क्षेत्रों में संतुलन बनाने की कोशिश है और कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें कुछ पुराने चेहरों को पार्टी हटाकर नए चेहरों के साथ उन पुराने चेहरों को भी मौका दे सकती है जो पहले मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं हो सके थे। यानी कि जबलपुर से अजय विश्नोई जैसे चेहरे हैं उनको जगह मिल सकती है, वो कहाँ से पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। राजेंद्र शुक्ल विंध्य से रीवा से निकल कर आते हैं, उनको जगह मिल सकती है। तो कुल मिलाकर जो मंत्रिमंडल का विस्तार का जो अगली रूपरेखा होगी उसमें पार्टी की कोशिश उन क्षेत्रों को साधने की होगी जो 2023 में उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही। हालांकि जरूर देखना होगा कि ये जो नाम कम होते हैं, यानी कि जगह बनाई जाती है नए चेहरों के लिए, वो किस कोटे से कम होता है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बात की है। सीएम ने फोन पर राष्ट्रपति से बात की है। सीएम ने राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शहडोल आएंगी। मध्य प्रदेश की धरती पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया का स्वागत है, ये कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो आपको बता दें कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का शहडोल में आयोजन किया जा रहा है।
ये बड़ी खबर भोपाल से है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बात कर उन्हें 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। शेड्यूल में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। शरद श्रीवास्तव न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बहुत महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को हम माने, चूंकि लगातार चर्चाएं भी हैं। जो जातिगत संतुलन चुनाव से पहले साधने की बात लगातार हो रही है, उसमें आदिवासी बड़ा फैक्टर है। किस नजरिए से, किस लिहाज से हम देखें इस कार्यक्रम को और राष्ट्रपति के आमंत्रण को? बिल्कुल ठीक कहा है प्रशांत आपने। और ये एक बड़ा मौका होगा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश आएंगी। और मध्य प्रदेश में भी जो जनजातीय गौरव दिवस है 15 तारीख को जिसका आयोजन रखा गया है, शेड्यूल में जो प्रमुख कार्यक्रम है वो होगा। उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ही राष्ट्रपति से बात की थी और उनको निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो निमंत्रण है वो स्वीकार किया है और अपनी सहमति मध्य प्रदेश आने को लेकर दे दी है। तो 15 तारीख को शेड्यूल में जो कार्यक्रम जनजातीय गौरव दिवस का होगा उसमें राष्ट्रपति शामिल होंगे। एक और बड़ी बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के अपने व्यक्तिगत दौरे पर पेंच गए हुए थे। पेंच से ही उन्होंने जो बातचीत है वो राष्ट्रपति से की। और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने अपना जो 2 दिन का कार्यक्रम है उसमें कटौती की है। उसको स्थगित करते हुए आज दोपहर मुख्यमंत्री सीधे शेड्यूल पहुंचेंगे। वहां पर 15 तारीख को आयोजित होने वाले जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शरद पूरी जानकारी के लिए। और अब भोपाल से एक और बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शेड्यूल जाएंगे। पेंच से सीधे शेड्यूल के लिए वो रवाना होंगे। पेंच का 2 दिवसीय दौरा स्थगित कर आज दोपहर शेड्यूल पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के 15 नवंबर के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री। जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी वो देंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेंच से सीधे शहडोल जाने वाले हैं। दरअसल व्यक्तिगत दौरे पर पेंच गए हुए हैं सीएम शिवराज, लेकिन दौरा बीच में छोड़कर शहडोल जाएंगे। और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक लेटर लिखकर प्रदेश में खलबली मचा दी है। उन्होंने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर हो रही कार्रवाई के बारे में बात की है और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाने की भी बात कही। उन्होंने पुलिस पर सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक सत्ताधारी दल के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज न करें। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करने वाले अधीक्षकों के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। अपने पत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि उन्हें इस तरह की जानकारी मिल रही है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं और ऊर्जावान नेताओं पर पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। उधर कमलनाथ की चिट्ठी पर सियासत तेज होती जा रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने इस चिट्ठी पर कड़ा ऐतराज जताया है। साथ ही कमलनाथ पर तीखा हमला भी बोला है। अब देखिए, ये दादागिरी और धमकी ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसके दामन पर 84 के सिख दंगों के दाग हों। और इसीलिए तो ये बात स्पष्ट होती है कि कमलनाथ जी ने हर समय दादागिरी की राजनीति की है। वो नेहरू परिवार की चमचागिरी करते हुए हर समय प्रमुख पद पर रहे और उन्होंने दादागिरी और धमकी के माध्यम से राजनीति आगे बढ़ाई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने सीनियर लीडर का इस तरह से बयान देना, पत्र लिखना और धमकी देना, ये लोकतंत्र में कहीं इसका स्थान नहीं है। खबर रतलाम से है, जहां कांग्रेसियों ने आलोट बंद कराया। इन लोगों ने विधायक मनोज चावला पर दर्ज हुई एफआईआर का विरोध किया। दूसरी तरफ आलोट विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आलोट विधायक पर किसानों को ललकार कर वेयरहाउस से यूरिया लुटवाने का आरोप है।
दरअसल मनोज चावला के पक्ष में अब कांग्रेसी लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आलोट बंद, कांग्रेसियों ने आलोट बंद का ऐलान किया। इन लोगों ने विधायक मनोज चावला पर दर्ज हुई एफआईआर का विरोध किया। दूसरी तरफ आलोट विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आलोट विधायक पर किसानों को ललकार कर वेयरहाउस से यूरिया लुटवाने का आरोप लगा। और अब खबर रायसेन से है, जहां बालगृह में बच्चों के धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां कोरोना काल के दौरान 3 बच्चे लाए गए थे जो हिंदू थे, लेकिन बालगृह में इनका नाम बदलकर दूसरे धर्मों के आधार पर रख दिया गया। इतना ही नहीं, बदले हुए नाम पर ही बच्चों का आधार कार्ड बनवा दिया गया। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने खुद बच्चों से बात की तो उन्होंने ये बात स्वीकार की। अब बालगृह के संचालक परवेज पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बच्चों को वापस उनके परिवार को सौंपा जाएगा। आधार कार्ड मुस्लिम नामों से बनवा दिए गए और उनके स्कूलों में भी नाम इसी प्रकार लिख दिए गए। कुल मिला के बच्चों की आइडेंटिटी बदल दी गई। बच्चों की आइडेंटिटी बदला जाना यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का उल्लंघन है, इंडियन पीनल कोड के और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन की ओर इस विषय को आकर्षित करता है। हमने डीपीओ से मौके पे बोला कि सारे कागज़ यहाँ से ले लीजिए। हमने यहाँ के पुलिस अधीक्षक से फ़ोन पर बातचीत की। डीपीओ को वर्बल निर्देश दिए हैं कि एफआईआर दर्ज कराएं, बच्चों को उनके परिवार को ढूंढकर रिस्टोर करें और इस प्रकार की जो संस्था का संचालन कर रहा है परवेज उसका नाम है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें। और इंदौर में 9 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। घर के बाहर सो रही बच्ची को आरोपी देर रात उठाकर ले गया और उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। बच्ची ने जब परिजनों को वारदात की जानकारी दी और सीसीटीवी खंगाले गए तो आरोपी का सुराग लग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी आदतन अपराधी है और वो पहले भी मासूम से दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा काटकर कुछ समय पहले ही जेल से छूटा था। हमने अब जो उसका जो प्राइम अक्यूज्ड है उसको हमने हमारी कस्टडी में लिया है और अभी तक हमारी पूछताछ उससे भी हमने करना स्टार्ट करी है। अभी फ़िलहाल तक हमें उसमें ये पता चला है कि वो पूर्व में भी रिकॉर्डधारी रहा है। पहले भी 376 के केस में वो अभी फ़िलहाल ही मतलब बरी हो गया है और पहले जा चुका है जेल में। और खंडवा के पंधाना में 16 साल की बच्ची का वर्ष 2017 में अपहरण हो गया था। बाद में सालों तक लड़की का परिवार अपनी बेटी को खोजता रहा। परिवार को शक था कि पड़ोस में रहने वाला लड़का ही उनकी बेटी को भगा ले गया। पुलिस 3 साल तक लड़की को खोजती रही लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसी दौरान लापता लड़का और लड़की अपने एक बच्चे के साथ अपने घर लौटते हैं। चूंकि पूर्व में लड़की के परिवार वालों ने लड़के पर अपहरण का केस दर्ज कराया था और लिहाजा पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया ताकि ये पता चल सके कि जो बच्चा उनके हाथ में है वो उन्हीं का है या फिर कहीं और से ये लाया गया है। जांच में ये पता चला कि बच्चा उनका ही है। लिहाजा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और कोर्ट ने मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी पिता को 10 साल की सजा रेप और अपहरण के मामले में सुनाई है। शीर्ष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम में माननीय न्यायालय द्वारा एक फैसला दिया गया है जिसमें आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास की सज़ा का फैसला है। इसमें विशेष बात यह थी कि जो पीड़िता है वो न्यायालय में पूर्ण रूप से हॉस्टाइल हो गई थी और उसने आरोपी के पक्ष में बयान नहीं दिए थे। चूँकि ये लोग जब गए, ये लड़की को लेकर आरोपी गया था 2017 में उसके घर से, जब लड़की नाबालिग थी और नाबालिग को लेकर गया था। 2019 में ये दस्तयाब हुई थी आरोपी के पास से। जब दस्तयाब हुई थी उस समय ये एक बालक को साथ में लेके आई थी, एक उसको लड़का पैदा हुआ था। उसका डीएनए हमने आरोपी से कराया गया था। जो डीएनए की रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। चूँकि दोनों ने शादी कर ली थी और जिस समय ये बच्चा पीड़िता प्रेग्नेंट हुई थी उस समय वह नाबालिग थी, तो नाबालिग न्यायालय द्वारा मानते हुए उसे आरोपी को दोषी सिद्ध किया गया और उसे 10 वर्ष का पॉक्सो अधिनियम की धारा 5L/4
6 में सजा सुनाई गई है। और गुना में एक संत को असामाजिक तत्वों ने जान से मारने की धमकी दी है। संत के घर के बाहर असामाजिक तत्वों ने चेतावनी भरा लेटर चस्पा कर दिया, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई। लेटर में अपशब्द भी लिखे गए हैं। पीड़ित ने अब प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक तत्वों द्वारा धमकी मिली है मुझे। मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, हिंदू धर्म का वर्चस्व और धर्म ध्वजा वो लेके चल रहा हूँ। उसके कारण से कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे धमकी दी गई है। इससे मैं प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे इनके ऊपर। वहीं हीरों की नगरी पन्ना में अवैध हीरा खनन की पोल खुल गई। रुंज डैम के डूब क्षेत्र और उसके आसपास की पहाड़ी में हीरों के अवैध खनन का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने ड्रोन कैमरे से इलाके की सर्चिंग की और लाउड स्पीकर से अवैध खनन में जुटे लोगों को चेतावनी जारी की। चेतावनी जारी होने के बाद कई लोग अपना सामान समेटकर सड़क किनारे गाड़ियों का इंतजार करते देखे गए। उत्तर मंडल के एसडीओ श्री दिनेश गौर, वन मंडल उत्तर पन्ना के रेंज ऑफिसर अजयगढ़, धर्मपुर, देवेंद्र नगर और समस्त स्टाफ के साथ में आज यहाँ से जो बाहर से आके लोग जंगल में बैठे हुए थे, खुदाई कर रहे थे और टपरा बना कर रह रहे थे, उनको निकाल कर यहाँ समझाइश देकर बाहर कर दिया गया। कल उनको सचेत कर दिया गया था कि यहाँ से स्थान छोड़ दें, मुझे लगातार कार्रवाई होगी। आज उनको खाली करवा दिया गया है। कल से मिलते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीहोर के नसरुल्लागंज में एक बार फिर जल संसाधन विभाग की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ गई है। खेतों में पानी पहुंचाने वाली कोलार नहर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से हजारों गैलन पानी खेतों से होते हुए व्यर्थ में बह गया। इससे 6 किसानों के खेत में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। एसडीएम की माने तो नहर के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवा दी गई है और जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो सीहोर का ये मामला है और कई किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। दरअसल नसरुल्लागंज में जल संसाधन विभाग की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ी है। खेतों में पानी पहुंचाने वाली कोलार नहर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे हजारों गैलन पानी खेतों में फैल गया। इससे बड़ी संख्या में किसानों की फसलें, बड़े क्षेत्र में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। और खरगोन के नावघाट खेड़ी स्थित हनुमान टेकरी आश्रम में शनिवार को जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ पूरे परिवार के साथ पधारे। भगवान का भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। भगवान के आने के साथ ही अब करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होगा। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को मंदिर बनाने से पहले लाया जाता है और खरगोन में भगवान का मंदिर बनने जा रहा है। तो पूरे परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ खरगोन पधारे हैं और दरअसल खरगोन में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बन रहा है और मान्यता के अनुसार भगवान की मूर्तियां पहले लाई जाती हैं मंदिर निर्माण से। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें दिसंबर में